हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि आप जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वही सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है? नहीं समझे? वो सेक्शन है आपका पैडागोगी। कैसे? देखिए, 30 मार्क्स के तो आपको वो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते हैं एक सेक्शन में, और बाकी 15 क्वेश्चन मान लीजिए आपने साइंस रखा है तो साइंस में 15 मार्क्स का पूछेंगे, 15 मार्क्स का आपको मैथ्स में पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, 15 मार्क्स का आपका हिंदी लैंग्वेज में। तो आप टोटल मार्क्स को ऐड करके देखिए कि आपका पैडागोगी कितने मार्क्स का बन रहा है। अब आप सोचिए, अगर पैडागोगी आपका क्लियर है या आप क्लियर कर चुके हैं, अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो देखिए आप कितना मार्क स्कोर कर सकते हैं। लोग 90 मार्क्स के लिए परेशान हैं, आपका 90 मार्क्स तो सिर्फ आपका पैडागोगी ही दिला सकता है कि नहीं? सारे नंबर्स जोड़ के कितने नंबर बन रहे हैं, आप जोड़ ऐड करके बताइए मुझे। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप पैडागोगी के सेक्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पूरे सीटेट में 90 मार्क्स का पूछा जा रहा है एक तरीके से, और 90 मार्क्स पता है आपका बॉर्डर लाइन है एग्जाम पास करने के लिए। अगर आपका एक भी सेक्शन स्ट्रांग है ना, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हर बच्चे का अपना जो सब्जेक्ट होता है वो तो स्ट्रांग होता ही होता है कि नहीं? चलिए आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो पैडागोगी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और स्कोरिंग तो हो ही जाएगी, वो तो कहना ही नहीं है। आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिसको देखते ही आपको ऑप्शन तुरंत समझ में आ जाएगा, आप फटाक से ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, आपको आधा सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो 30 नंबर क्या उन कहता है 90 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के सेशन पे और करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट दोनों दो अलग चीज़ होती हैं। सुनने में एक जैसा लगता है पर ये अलग चीज़ है। डेवलपमेंट काफ़ी ब्रॉड होता है, लर्निंग उसके अंतर्गत आती है, सीखना, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑल ओवर होता है, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, है ना। उनके डेवलपमेंट उनके शरीर के पार्ट्स से लेके सब कुछ होता है ना। लेकिन लर्निंग है जो स्कूलों में होती है, बच्चा पड़ोसी से सीखता है, देख के सीखता है। लर्निंग और डेवलपमेंट काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, और डेवलपमेंट के अंतर्गत लर्निंग को रखा जाता है ना। जैसे कि आपका नीचे का देखिए एग्जाम लाइन लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर, है ना। क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट देन लर्निंग। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है, देखिए सीटेट वालों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है भाई, मैंने स्पेशली लिखा है आपके लिए, उनको प्याजे से बहुत पसंद प्यार है। प्याजे से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप एकदम अच्छे से घोल के पी लीजिए। इससे 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जहाँ भी ईगोसेंट्रिज्म आए, ठीक है ना, जहाँ भी आपको ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिले, आंख बंद करके आपको आंसर क्या लगाना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन जहाँ भी बात अगर आ जाए कि बच्चा दूसरों से सीखता है, यानी सोशल हो जाए, बच्चा क्या हो जाए, सोशल इंटरेक्शन आ जाए, यानी ZPD, तो समझ जाइए कि ये कंसेप्ट वाइगोट्स्की जी का है। किसका है ये कंसेप्ट? वाइगोट्स्की है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक्स आपका यही है, बस दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए आप कि अगर पियाजे किसी चीज़ के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल होगा। बच्चा क्या है? इंडिविजुअल सीख रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, इंडिविजुअल सब कुछ कर रहा है, ईगोसेंट्रिक है। लेकिन अगर कहीं वाइगोट्स्की जी ऑप्शन में आ गया या क्वेश्चन में आ गए तो आंसर हमेशा सोशल होगा, सामाजिक ही होगा, ठीक है। सामाजिक एंड सांस्कृतिक, इस तरीके से आपका आंसर बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पियाजे या वाइगोट्स्की का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेनफोर्समेंट सुनते हैं। रेनफोर्समेंट आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं, लेकिन एग्जाम में याद रख लीजिए जहाँ भी रेनफोर्समेंट आएगा वहाँ पर स्किनर साहब ही आएंगे। कौन आएंगे? आपके स्किनर आएंगे। रेनफोर्समेंट की बात किसने की थी? स्किनर जी ने की थी, ठीक है। इनका जो प्रयोग था वो तो आपने पढ़ा ही होगा। और देखिए, ऐसे कोई भी कितना भी नेगेटिव बात कर ले, लेकिन एग्जाम में आप ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। CTET में मोटिवेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। जहाँ भी मोटिवेशन की बात आती है वहाँ पर हमेशा रेनफोर्समेंट कैसा दिया जाएगा? पॉजिटिव। बच्चे को अगर इंटरेस्ट है वो ऑप्शन सही है। अगर आप बच्चे को डरा रहे हैं या दंड दे रहे हैं, वो ऑप्शन को देखते ही पहले आप उसको काट दीजिए। समझ गए? वो ऑप्शन ही गलत है। ये चीज़ CTET वाले ध्यान जानबूझ के करते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा।
जैसे कि एक आपका ऑप्शन है इंटेलिजेंस थ्योरी से अगर क्वेश्चन आता है जी फैक्टर, जहाँ भी जी फैक्टर देखिए वहाँ पर स्पेयरमैन आएंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस आ गया तो गार्डनर जी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जी फैक्टर आया तो स्पेयरमैन, मल्टीपल इंटेलिजेंस आ गया तो गार्डनर साहब आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट ये आगे एक बात याद रखिए, क्या है भाई, वो है सी टेट को टीचर सेंटर्ड क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सी टेट को क्या पसंद नहीं है? कोई भी क्लास टीचर्स नहीं होना चाहिए, सारे चीज़ बच्चों पे होना चाहिए। ठीक है, यानी जहाँ भी टीचर सेंटर्ड दिखे या जहाँ भी दिखे कि टीचर बॉस है, उस चीज़ को आप फटाक से क्या करना है आपको, क्रॉस। वो गलत है। हमेशा बॉस कौन होगा? बच्चा होगा। जो भी हम काम करेंगे किसके लिए करेंगे? बच्चे के लिए करेंगे। यानी बच्चा राजा है, हम टीचर उसकी प्रजा हैं। इस तरीके से सोच के आंसर करिए आप। जहाँ भी ऑप्शन आए चाइल्ड सेंटर, फटाक से टिक लगाइए। जहाँ भी आंसर में दिखे एक्टिविटी बेस्ड, आंसर में टिक लगाइए। जहाँ भी दिखे लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीख रहा है, टिक लगाइए, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट है तभी तो करने की कोशिश कर रहा है ना। फैसिलेटर, टीचर क्या है? एक सुगम करता है, चीज़ों को सुगम बनाता है, टीचर बॉस नहीं है। तो जहाँ भी फैसिलेटर आए आंसर उसको टिक मारिए कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये सारे पॉजिटिव आंसर हैं, इसलिए आपके ये आंसर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यही आंसर होगा आपका। गोल्डन रूल क्या है? चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चाइल्ड को, बच्चे को हमेशा सेंटर में रख के आपको सोचना है वहाँ पर। अगर मान लीजिए किसी कंसेप्ट में आप फंस भी जाते हैं तो वहाँ पर सोच लीजिए कि आप टीचर हैं और बच्चा सेंटर में है। ठीक है, आप अगर उसको पढ़ाते हैं तो आप क्या चाहेंगे, यानी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप सोच लीजिए कि आप अपने बचपन में हैं और आप अपने टीचर से क्या चाहते हैं, उस समय टीचर आपके लिए क्या करे, आपको कैसे वो चीज़ ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमेशा आजकल स्कूलों में ये फैशन हो गया है, सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव चलते ही रहता है, पेपर सालों भर चलते हैं। तो क्यों होता है ये? ऐसे तो जो भी बोला जाए, अब एग्जाम की या स्कूलों की जो भी सच्चाई है, हमें सीटेट को वो सब नहीं बताना है। हमें सीटेट को बताना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों होता है। तो सुधार करने के लिए होता है। किस लिए होता है? सुधार करने के लिए, ना कि सिलेक्शन करने के लिए कि बच्चे, कौन सा बच्चा टॉप है, कौन सा बच्चा बॉटम है, हम ये सेलेक्ट नहीं करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम सेलेक्ट करते हैं कि जिस बच्चे की जो कमजोरी है उस पर हम अलग से उनको ध्यान दें, उनको अलग से क्लासेस दें, उनको अलग से उसके लिए भी उसको तैयार करें, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है, सीखने का तरीका उनका अलग है। नेक्स्ट देखिए सीसीई। आप सीसीई का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। सीसीई का मतलब क्या होता है? सीसीई का मतलब सिर्फ एग्जाम नहीं होता है। सीसीई का मतलब क्या होता है? चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट। जहाँ भी सीसीई से क्वेश्चन आए वहाँ पर सिर्फ आप इसका देखिएगा कि जहाँ पर जो ऑप्शन में चाइल्ड के पूर्ण विकास के बारे में बात की जा रही हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आरटीई से क्वेश्चन बनेगा आपका। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। अब समावेशी कक्षा किस लिए होता है? समावेशी कक्षा में क्या होता है? बच्चे साथ में बैठते हैं, अलग बैठते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक जेंडर बायस से भी क्वेश्चन आएगा आपका। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कभी भी अलग क्लास नहीं होता है कि हाँ उसको ये है दिक्कत, वो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको अलग सेक्शन में कर दीजिए, तेज बच्चों को एक सेक्शन में कर दीजिए, जो थोड़ा हैंडीकैप्ड हैं लेकिन एबल है पढ़ने में तो उनको अलग क्लास में बैठा। ऐसा कुछ नहीं होता। समावेशी कक्षा का नाम ही इसका मतलब ही होगा कि सारे बच्चों को एक साथ, एक समान, एक अवसर मिले। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। राइट आंसर होगा सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर के साथ पढ़ाना ही समावेशी कक्षा का मोटो है। ठीक है, आरटी एक्ट याद रखिए, 6 से लेके 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। आप देखिए सीटीईटी में डिसिप्लिन का आंसर हमेशा क्या होगा? डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि डंडा से पकड़ के बैठा दिए, अब बच्चा हिले ना डुले ना, हम उसको बस डंडे पे रखे हुए, नहीं। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होगा, बच्चों को इस तरीके से इंगेज रखिए कि वो अपना काम करे, डिसिप्लिन रहे। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन में क्या करना है? डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देना है बच्चों को। इमोशनल डेवलपमेंट को टीचर इग्नोर नहीं कर सकता है, समझना होता है। ठीक है, अगर इमोशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में अगर रहेगा कि टीचर इग्नोर कर दे तो ये ऑप्शन को काट दीजिएगा। आपको उसके इमोशन को समझना होगा, टीचर को अब ये भी करना पड़ता है।
एक क्वेश्चन आपका रेमेडियल टीचिंग से आएगा, ठीक है ना, या डायग्नोसिस वाला से भी बनता है। रेमेडियल टीचिंग हमेशा लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चों के लिए होता है। हम रेमेडियल टीचिंग कब करते हैं? जब पता चलता है कि बच्चों को ये चीज़ दिक्कत है तो उनको अलग से हम रेमेडी क्लास देते हैं ताकि उनका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। तो वो किसके लिए होता है? लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चों के लिए होता है। तो चलिए अब हमने आज देख लीजिए रैपिड रिवीजन लाइंस क्या है। बेस्ट लर्निंग, यहाँ देखिए आपका ये बेस्ट लर्निंग यानी बच्चा इंटरेस्ट से सीख रहा है तो वो बेस्ट लर्निंग है। बेस्ट टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड अगर टीचिंग आप करा रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट टीचिंग करा रहे हैं। बेस्ट क्लासरूम, जहाँ बच्चा सेंटर में है। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम बेस्ट क्लासरूम होता है। बेस्ट टीचर कौन होता है? फैसिलिटेटर, जो सुगम करता है, सुविधा देता है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताता है, ना कि उनको डंडे के नोक पर अपनी बात मनवाता है, ठीक है। तो वो आप बेस्ट टीचर हैं आप। बेस्ट असेसमेंट कब होता है? जब इम्प्रूवमेंट बेस्ड होता है। बेस्ट असेसमेंट होता है जिसमें बच्चा इम्प्रूव दिखाई देता है, बच्चों में बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है और इंटरेस्ट जग रहा है, तो वो असेसमेंट सबसे बेस्ट होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। आपको सारे पॉजिटिव वर्ड्स रखने हैं, ठीक है। हाँ, और खास करके उस क्वेश्चन पर ध्यान देना जिसमें नॉट पूछा जाए। नॉट वाले में पॉजिटिव आंसर मत दीजिएगा, क्वेश्चन समझ के करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए अब आगे, अब इतना चीज़ तो हम पढ़े हैं और पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, आज पढ़े कल दिमाग से निकल गया और आपका टाइम है अभी रिवीजन का, क्योंकि अब एग्जाम में बस 5-6 दिन ही बचे हैं आपके पास। 8 को एग्जाम होना है, टाइम है नहीं, तो क्विक रिवीजन लगाइए। देखिए आप जो कंसेप्ट समझे हैं वो कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विकास सीखने का भाग्य है, ठीक है। मेरे साथ लगाते चलिए, मेरे से पहले आंसर आप करिए कमेंट। देखिए पियाजे के अनुसार इगोसेंट्रिक, अभी मैंने बताया था इगोसेंट्रिक, देखते ही आपको क्या लगाना है? ऑप्शन लगाना है आपको बी, है ना, प्री ऑपरेशनल एज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाइगोट्स्की के सिद्धांत के मुख्यधार क्या है? वाइगोट्स्की जी आ चुके हैं, तो आंसर हमेशा क्या होगा? फटाक से बताइए, सामाजिक, है ना, सोशल। बस हमें इतना ही नाम पढ़ना है और आंसर देखना। देखिए कितना जल्दी हो सकता है। ZPD का अर्थ है, ZPD का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्या समझते हैं आप? तो वास्तविक और संभावित विकास के बीच का अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, अभी मैंने बताया था क्या है? ऑप्शन पढ़िए, फटाफट बताइए। सभी बच्चों को साथ साथ शिक्षा देना, हमने यही सीखा था कि समावेशी कक्षा में क्या होता है? सभी बच्चों को एक समान एक अवसर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पुनर्वलन की अवधारणा किसने दी थी? रेनफोर्समेंट, अभी हमने बोला था कि जहाँ भी रेनफोर्समेंट देखे वहाँ पर आपको क्या लगाना है? आंसर लगाना है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 अभी अभी हमने पढ़ा है, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और बहुबुद्धि सिद्धांत, अभी हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस भी देखा था, वो किसने दिया था? अब क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले पूरा। हाँ, वो किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत के निम्न में कौन सी बुद्धि नहीं है? बुद्धि कौन सी नहीं है पहचानना है, ये भी क्वेश्चन आता है। भाषाई, संगीतमय, आध्यात्मिक या तार्किक? 8 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी। अभी अध्यात्म को बच्चों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है, उसको अभी तार्किक है, सोचने की संगीत है, संगीतमय को भी रखा गया, भाषा तो लैंग्वेज तो है ही। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा क्या होती है? डर, दंड, रुचि या दबाव? देखिए तीनों, पहले नेगेटिव को काट दीजिए, डर को काटिए, दंड को काटिए, दबाव को काटिए। अगर तीनों को हटाते हैं तो बचता क्या है? इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आंसर कर रही हूँ क्योंकि हमने पीछे इसका सब कुछ समझ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, आ गया चाइल्ड सेंटर्ड। केंद्र कौन होता है? तो बच्चा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन तो आपको इतने इजी आएंगे ना कि आपको उसमें 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको टाइम बचाने वाला मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अगर आप मैथ्स रखे हैं ना तो उसमें आपका टाइम जाएगा। और कोशिश करिएगा कि मैथ को लास्ट में ही करिएगा, क्योंकि आप बीच में अगर कहीं फंस गए ना तो फिर वो आपको दिक्कत कर देगा।
लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। अभी हमने देखा था लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? ये जॉन डुइक। ठीक है, नाम याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है, खास करके किंडरगार्टन वाला क्वेश्चन में ये जरूर आता है, 1 से 5 तक वालों में। क्वेश्चन नंबर 12, लर्निंग फॉर असेसमेंट का क्या अर्थ है? लर्निंग फॉर असेसमेंट का क्या अर्थ है बताइए? क्या चलता है? बताई थी अभी कि सालों भर एग्जाम चलता रहता है, निरंतर प्रतिक्रिया होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निर्णयात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? अभी हमने देखा था उसका उद्देश्य क्या है? सुधार। उसका उद्देश्य क्या है? सुधार करना, इसीलिए असेसमेंट कराया जाता है। हमें चयन नहीं करना है किसी बच्चों का, हमें किसी को प्रमोशन थोड़ी ना देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किससे आया? अभी हमने देखा था एज 6 to 14, कौन सा? 6 to 14। आंसर लगाइए फटाक से, 6 to 14 RTE से क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? जो हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, इसका क्या कारण है? समान वातावरण, समान आनुवंशिकता एवं वातावरण है शिक्षक। बताइए, जब व्यक्ति अलग अलग होगा तो यानी उसका आनुवंशिक भी अलग होगा, पर्यावरण भी अलग, और अलग जगह में पैदा हुआ होगा, अलग उसके माँ बाप में अलग जीन्स होंगे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, संरचनावादी दृष्टिकोण में सीखना कैसे होता है? जैसे ही निगेटिव दिखे पहले तो उसको काट दीजिए, रटना तो होगा नहीं, संरचनावादी है, क्रिएटिव दिख रहा है, याद रखना तो होगा नहीं, रोट लर्निंग को हटाइए, व्याख्या को भी हटाइए, सक्रिय सहभागिता से हो जाएगी, संरचनावादी दृष्टिकोण से सीखना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कई क्वेश्चन ऐसा होता है ना, जब आप फंसोगे ना तो एलिमिनेशन से आपका आंसर निकल आएगा, ये भी करके देख सकते हो आप एग्जाम में। पर कोशिश करो कि PYQ लगाओ, और ये प्रैक्टिकल जो अभी है वो अभी ही कर लो, एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल मत करना, फटाक आंसर करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन काटिए, पहले दंड काटिए, डर काटिए, कठोर नियम काटिए। आंसर बच गया क्या? लोकतांत्रिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए, चित्र देखकर सबसे अच्छा सीखने वाला शिक्षार्थी कौन सा होता है? श्रवण, दृश्य, क्रियात्मक या मौखिक? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा? चित्र देखकर सबसे अच्छा सीखने, जो चित्र देखेगा तो सबसे अच्छा क्या होगा? दृश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अब बताइए, नैतिक विकास आ चुका है आपका, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी, कोलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, इसको रट लीजिए, जहां भी नैतिक विकास आएगा कोलबर्ग ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं हम। देखिए, खेल विधि प्ले वे मेथड का मुख्य लाभ क्या है? प्ले वे से अगर कोई सीखता है तो उबेगा तो है नहीं, कोई खेलेगा तो उबेगा कैसे? डरेगा तो है नहीं, दबाव हटा दीजिए, तो क्या है? स्वाभाविक सीखना, है ना? खुद कर करके सीख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? बताइए, सृजनात्मकता को निश्चित उत्तर से, अगर हम क्वेश्चन आंसर को ही बांध देंगे कि यही आंसर है रट लो, तो वो तो होगा नहीं, दंड से होगा नहीं, ड्रिल से हो सकता है। देखिए, बी और डी में आप बताइए कौन सा होगा? 21 का आंसर कौन सा होगा? बी, ओपन से। आप जितना भी ओपन क्वेश्चन देंगे ना, बच्चा को सोचने की शक्ति वहाँ तक जाएगी, क्योंकि हर बच्चा का सोचने का ताकत अलग है, कल्पना अलग है, कल्पनाशील होते हैं बच्चे। आप एक क्वेश्चन पूछिएगा ना, बच्चे हर क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देंगे। 20 बच्चे हैं ना आपके क्लास में, तो 20 का आंसर अलग होगा। तो इस तरीके से जब क्रिएटिविटी खुलेगी ना उनकी, तो क्या होगा? सृजनात्मकता क्लास में बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22, संरचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ठीक है, अभी हमने देखा था फैसिलिटेटर होते हैं वो, तो इसका आंसर कौन सा होगा? शासक होते हैं? नहीं। नियंत्रक होते हैं? नहीं। परीक्षक होते हैं? नहीं। तो क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। टीचर क्या होते हैं? हमारे मार्गदर्शक होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है? अधिगम कठिनाई का क्या अर्थ है? क्या होता है? बच्चे को जब सीखने में दिक्कत होने लगती है, इसका क्या मतलब है? 23 का आंसर बताइए क्या हो सकता है? कम बुद्धि? नहीं, ऐसा थोड़ी है, हमें भी कभी कभी सीखने में दिक्कत होती है, तो क्या हमारी बुद्धि कम है? नहीं। अस्थायी समस्या? नहीं। आलस्य? ऐसा थोड़ी है कि बच्चा आलस में ना सीख रहा है। तो आंसर क्या होता है? सीखने की समस्या, मतलब कुछ विशिष्ट चीज़ ऐसी होती है जो उनको
कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, जब हम उनको दूसरे प्रोसेस से सिखाते हैं तो वो समझते हैं। ठीक है, इसलिए तो रेमेडियल टीचिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सीसीई का उद्देश्य क्या है बताइए। अभी हमने देखा है सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है भाई, समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीटेट वाले में नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए सावधानी से क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, बाल केंद्रित तो होना ही चाहिए, ये हटा दीजिए पहले आप। सहभागितापूर्ण होना ही चाहिए, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि हमें नहीं पूछा जा रहा है। क्रियात्मक होना ही चाहिए, तो आंसर होगा भय आधारित, तो भय वाला तो गलत है ना, तो नहीं में यही पाएगा आंसर 25 का हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, स्मृति का कौन सा प्रकार सबसे अधिक समय तक रहता है। ठीक है, हमारे दिमाग में कोई चीज़ याद सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा चीज़ याद रहता है बताइए। दीर्घकालिक स्मृति में जाके वो बैठ जाता है ना। दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा समय, तो दीर्घकालिक स्मृति, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शिक्षक को भावनात्मक विकास के प्रति क्या करना चाहिए। अभी हमने देखा था उन्हें क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है। अभी हमने देखा था कौन है केंद्र में, केंद्र में है हमारा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है। सुधारात्मक जो रेमेडियल टीचिंग कराते हैं किसके लिए होता है, आप भी ऑप्शन पढ़ के बताइए किसके लिए होता है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, औसत छात्रों के लिए, सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन सी, जिनको भाई बीमारी होगी उन्हीं को तो दवाई देंगे ना, सबको थोड़ी बांटते फिरेंगे। तो जिन बच्चों को सीखने में दिक्कत होगा उन्हीं को रेमेडियल टीचिंग देंगे, सबको थोड़ी देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सर्वोत्तम सीखना कब होता है। जब डर हो, जब रुचि हो, जब दबाव हो, जब प्रतिस्पर्धा हो। ये क्वेश्चन कितनी बार कितने तरीके से घुमा के इसी में पूछा गया है, देख रहे हो आप। जब बच्चों को रुचि होगी तभी सीखना सर्वोत्तम होगा। तो ठीक है, ये देखिए 30 क्वेश्चन हमने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया, 30 क्वेश्चन जादू की तरह हो गया। आप बताइए इसमें 30 मिनट लगा आपको, नहीं ना, 15 मिनट से भी कम टाइम में आपने ये क्वेश्चन को कर लिया। तो अगर आप इस तरीके से कंसेप्ट समझ के करते हैं तो आपका क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अब 4-5 दिन बचे हैं, मैं आपको इस तरीके से करा दूँ पेडागोगी को, ताकि आप सिर्फ कंसेप्ट ऊपर का क्वेश्चन पढ़ें और आंसर फट से आप उसको कर दें। मैं चाहती हूँ कि 90 जो क्वेश्चन आपका पेडागोगी से बन रहे हैं वो मात्र 60 मिनट में आप उसको क्लियर कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आप अपने मैथ्स के लिए, अपने एसएसटी के लिए, अपने साइंस के लिए, अपने ईवीएस के लिए बचा के रखिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसमें से टेस्ट में से अगर आपको अधिकतर क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में चल रही है। ठीक है बच्चा, ऑल द बेस्ट। और मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी में बेस्ट